हमारा ब्रेन भी ग्राउंड की रेस से जुड़ा हुआ, विजिबल नहीं है। ये इफेक्टिव है, ऐसे हम भी इफेक्टिव। अब देखो, जो लोग धूप में नहीं निकलते ना, उनको विटामिन डी की कमजोरी हो रही है। Hello and welcome to the Crazy Tales Uncut, and we have a very special guest with us today. And मैं आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहूँगी हमारे पॉडकास्ट में। हमारे साथ है एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड लोग उनको जानते हैं, उनके प्रेडिक्शन से काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। हमारे बीच है डॉक्टर HS रावत सर, and he has been one of the most renowned astrologers all across India and world. And जानते हैं सर से कुछ बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है, आज सर से जानेंगे A to Z ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए सुनते हैं सर से। इतने साल का सर का एक्सपीरियंस है, मोर देन 35 years he has given to astrology, and let's look forward to the journey of astrology and how this can change your life. वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ क्रेजी टेल्स। बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि आज हम आपके साथ बैठे हैं और इतने सालों का आपका अनुभव है। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को A to Z से हम समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद बहुत कम लोगों को होगी। एंड ये हमारा एक बहुत अच्छी किस्मत है कि आज हम आपके साथ बैठे हैं, एंड विल डेफिनेटली गेट टू नो अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस अबाउट एस्ट्रोलॉजी सर। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा, और आपके जो भी प्रश्न होंगे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, उन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, एक पेन और पेपर ज़रूर अपने साथ लें, क्योंकि सर जो भी चीज़ें कहेंगे मैं चाहूँगी कि आप सब लोग नोट भी करें उनको। बिल्कुल। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी है क्या? क्योंकि ज्योतिष जो है, ये अभी जैसे प्रश्न पूछा, ज्योति प्लस ईस, यानी एक संस्कृत का शब्द है। ज्योतिष, ज्योति और ईस, यानी इन दोनों को अगर जोड़ दूं, संधि कर दूं तो ज्योतिष बनता है, और विच्छेद कर दूं तो ज्योति प्लस ईस। ज्योति मीन्स लाइट, ये जो लाइट दिखाई दे रही है। ईस मीन्स स्वामी, इस लाइट का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द लाइट ज्योतिष है। यानी जो आपको ये अंतरिक्ष में जो रोशनी दिखाई देती है, इसको ज्योतिष बोलते हैं। और ये कैसे काम करती है लाइट, इसको ज्योतिष बोलते हैं। इस लाइट का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या है, उसको ज्योतिष बोलते हैं। और ये जो अंतरिक्ष है, ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो ग्रह घूम रहे यूनिवर्स के अंदर, इनको कौन घुमाता है? और सूर्य, चंद्र, ये बृहस्पति, इन ग्रहों का क्या हमारे साथ कोई संबंध है, इसको ज्योतिष बोलते हैं। इसकी डेप्थ में अगर कोई जानकारी किसी को हो, अगर कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोनॉमर हो, और अच्छा एस्ट्रोनॉमर खगोल शास्त्री, यानी खगोल के साथ शास्त्री लगता है। क्या लगता है? खगोल और शास्त्री। शास्त्री शब्द तो संस्कृत का है, और शास्त्री का मतलब ज्ञाता होता है। खगोल का कोई ज्ञाता, यानी इस खगोल विज्ञान को अगर कोई जान जाए तो वो ज्योतिष विज्ञान को जान जाएगा। वेद का एक वाक्य है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यत पिंडे यानी ये जो शरीर है, और तत् ब्रह्मांडे, जो अंतरिक्ष और ये शरीर दोनों आपस में क्लब है। अगर कोई ये सोचे कि सूर्य की रोशनी का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, चंद्रमा का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं है, तो वो अज्ञानी है। आपका जो शरीर है, ये चलता किससे है? इस पर कौन सा नेटवर्क लगा हुआ है? इस पर एयरटेल का है, वोडाफोन का है, जियो का है, BSNL का है। किसी नेटवर्क से तो आप जुड़े हुए, तभी तो बोलते हैं। क्यों? अगर नेटवर्क ही नहीं रहेगा हमारे साथ में, तो हम बोलेंगे कैसे? इसलिए मैं आज आपको A to Z समझाने की पूरी कोशिश करूंगा अपने सभी दर्शकों को। जैसे ये एक मोबाइल सेट है, ये कहीं से तारों से जुड़ा हुआ नहीं है, चारों तरफ से खाली है, लेकिन ये किसी टावर से कनेक्ट है, और टावर सैटेलाइट से कनेक्ट है, और सैटेलाइट को उपग्रह बोलते हैं, और जिनसे हम कनेक्ट हैं उनको ग्रह बोलते हैं। इसके अंदर एक दिमाग है, उसको प्रोसेसर बोलते हैं। वो प्रोसेसर वो रेज से जुड़ा हुआ है, विजिबल नहीं है। हमारा ब्रेन भी ग्राउंड की रेस से जुड़ा हुआ, विजिबल नहीं है।
ये इफेक्टिव है, ऐसे हम भी इफेक्टिव। अगर मैं इसको बंद एयर टाइट करके इसको किसी डब्बे में पैक कर दूं अच्छे तरीके से, तो ये काम नहीं कर पाएगा ढंग से। अगर मैं इसको कुएं में ले जाऊं, बेसमेंट में ले जाऊं, तो काम नहीं कर पाएगा ये। अगर मैं किसी मनुष्य को 25-30 फीट गहरे नीचे कुएं में लेके जाऊं, तो उसकी मेमोरी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा ढंग से। उसको बोलूं कविता सुना, भूल जाएगा। समुद्र के अंदर अगर हम चले जाएं बहुत गहराई में, तो हमारा मेमोरी काम नहीं करता जब तक हमें सिलेंडर ना मिले ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये रहा कि टेक्निकली जो हम काम कर रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट टेक्निकली हैं, दीज कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज आर टेकन बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम आवर ब्रेन, हमारे दिमाग से संबंधित है। अब एक ऊपर टावर है, मान लो चंद्रमा की, और चंद्रमा के साथ हम कनेक्टेड है। अच्छा, चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है, और चंद्रमा जब फ्लैक्चुएट करता है ना, तो हमारा दिमाग भी फ्लैक्चुएट करता है। चंद्रमा जब अमावस्या में होता है तो हमें डिप्रेशन आता है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, रोशनी नहीं दे पाता। जब चंद्रमा की रोशनी नहीं आती है, तो हमारे दिमाग में रोशनी नहीं आती उस तरह की, तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। और जैसे हर एक इंसान का, जैसे आपने कहा कि हर कोई एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हर एक इंसान का जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक चार्ट बनता है। थोड़ा सा सर चार्ट को समझाइए, कैसे ग्रह और किस चीज़ का वो बना हुआ है चार्ट एक्चुअली। हाँ, मैं अमृता वही बताऊंगा आपको, लेकिन आज आपने क्वेश्चन ही बेसिक कर दिए, और बेसिक को समझाना बहुत जरूरी है कि ये बहुत गहरा विज्ञान है। ऊपर 7 प्लेनेट है मैटराइज। वैसे तो अभी 92 प्लेनेटों की खोज की है, लेकिन उनका हमारी बॉडी पे इतना इफेक्ट है ही नहीं। 7 प्लेनेट जो है हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं, और 2 होते हैं राहु और केतु, छाया ग्रह। यानी छाया का भी प्रभाव हमारे ऊपर होता है। ओके। यानी कोई ग्रह किसी ग्रह की छाया में आ जाए, तो उस ग्रह पर जीवन अस्त व्यस्त होता है। अच्छा, क्योंकि उस प्लेनेट और 2 छाया। 7 और 2 9 ग्रह होते हैं। अभी आप मेरी तरफ देख रही हैं, और बीच में से ऐसे कोई प्लेनेट निकल जाए ऐसे, तो कुछ समय के लिए मैं और आप दोनों डिस्कनेक्ट हो गए। आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, मेरी आपको नहीं दिखेगी, और दिखेगी तो बहुत धुंधली दिखेगी छाया में से, या हमारे बीच में बादल आ जाए, धुआं आ जाए। तो इनको बोलते हैं राहु केतु। अच्छा, ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो ऊपर जो 7 प्लेनेट हैं, वो 7 प्लेनेट हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क के साथ जुड़े हुए, उनका संपर्क है। हमारी जो आंखें हैं ना, इनके साथ सूर्य जुड़ा हुआ है, चंद्रमा जुड़ा हुआ, तभी हमें दिखाई देता है। हमारी बुद्धि के साथ और वाणी के साथ जो मैं बोल रहा हूं, यहां बुद्ध जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर किसी का बुद्ध मजबूत है तो बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत अच्छी मेमोरी होगी, आपकी तरह फटाफट बोलेगा और क्वेश्चन करेगा। हमारे अंदर जो ताकत और विल पावर है, मसल्स पावर है, यानी पूरी शरीर के अंदर जो ताकत देता है प्लेनेट, वो मंगल होता है। हार्ट जो है हमारे अंदर, उसको सूर्य बनाता है, पेट को भी सूर्य बनाता है, हड्डियों को भी सूर्य बनाता है। अब आप कहोगी अमृता के गुरुजी, आपकी बातों में तो मुझे यकीन नहीं है, कुछ और डीप में समझाओ। क्या है और डीप में समझाओ? समझाइए। अब मैं समझाता हूं आपको। मैंने बोल दिया कि सूर्य हड्डियों को बनाता है, बोला ना अभी। आप ये क्वेश्चन कर सकती है, सर हड्डियों को कैसे बनाता है? हड्डियों से क्या मतलब है? अब देखो, जो लोग धूप में नहीं निकलते ना, उनको विटामिन डी की कमजोरी होती है, और जो धूप में काम करते हैं उनको विटामिन डी मिलती है। इसका मतलब सूर्य विटामिन डी देता है, तो आपकी हड्डियां बहुत मजबूती के साथ रहती हैं। विटामिन सी भी वहां से हमें मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल अंधेरे में रखोगे तो उसकी हड्डियां गल जाएगी। इसका मतलब सूर्य का प्रभाव हड्डियों पर है। ये प्रभाव है। ऐसे शनि जो है ना, हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो नसें सारी, उनको शनि बनाता है। और बृहस्पति हमें ओवरऑल ज्ञान देता है। अब आपको कितनी देर ये पॉडकास्ट शूट करना है, कितने क्वेश्चन मेरे से पूछने हैं, कितने क्वेश्चन फटाफट मेरे को क्रॉस करने हैं, ये आपको जो ज्ञान दिया है ना, वो बृहस्पति के द्वारा दिया गया। चेहरे की खूबसूरती
गाना बजाना, नाचना, संगीत, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म लाइन, गला, है ना, और ग्लो फेस के अंदर, ये सब शुक्र प्रोवाइड करता है। तो ये 7 ग्रह अंतरिक्ष में अगर बहुत अच्छे हैं तो आपके पास इतनी जबरदस्त कुंडली बनेगी। और जो 12 खाने कुंडली के जो होते हैं वो अंतरिक्ष का नक्शा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जब जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय का वो नक्शा होता है। अच्छा, कि आप जिस समय पैदा हुए, ये बच्चा पैदा हुआ, उस समय अंतरिक्ष में कौन कौन सा ग्रह कितनी गति से कहां चल रहा था, वो इस 12 खानों में हम लिख देते हैं। उस चार्ट में लिख उस चार्ट में लिख देते हैं कि सूर्य इतनी गति के साथ घूम रहा था और इतनी रोशनी थी उसकी, चंद्रमा की इतनी रोशनी थी, इतने % रोशनी पे था, इतनी डिग्री पे था, और वो वहां पर बैठा हुआ था। और उस चीज को हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि ये मन का कितना मजबूत है, मन का स्वार्थी है, मन का दयालु है, या धार्मिक है। फिर उनकी गति और उनकी सिटिंग और उनकी युति, उनके आपस में संबंध से फिर हम कैलकुलेशन करके ज्योतिष की कैलकुलेशन और करते ये हैं। जो इम्पैक्ट है वो बर्थ से लेकर के पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी रहेगा। जैसा प्रोसेसर आपका एंड्रॉयड का डल गया तो एंड्रॉयड वाला काम करेगा आपका, अगर एप्पल का डल गया तो एप्पल का। यानी आप पैदा होते ही अगर आपका प्रोसेसर बड़ा हैवी है तो समझ लो कि आप पूरी जिंदगी बुढ़ापे तक आप बहुत स्ट्रांग और ब्रेनी और बुद्धि काम करती ही रहेगी। ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का, जिसको लोग जानते नहीं हैं और बस खाली देवताओं से जोड़ देते हैं। तुम्हारे ऊपर तो साढ़े रत्ती लग गई, तुम्हारे ऊपर तो शनि की ढैया लग गई, तुम्हारे ऊपर तो काल सर्पयोग लग गया, बनाने लग गया, देखना। आदमी जितना जानता है उतना बोलता है, लेकिन ये परफेक्ट साइंस है। अगर सरकार इसके अंदर हमें सहायता करे, और सरकार अगर इसको पूरी तरीके से, जैसे ऋषि मुनि उस समय राजाओं के पास होते थे, तो इसमें एक एक सेकंड के बारे में भी आपको पता चलता है कि यूनिवर्स में क्या घटना घटित होने वाली है। ये साइंटिफिक है। इसलिए अंतरिक्ष में जो घटनाएं घटित होती है ब्रह्मांड में, वो हमारे शरीर में होती हैं। उन अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं की जानकारी किसी ज्योतिषी के पास होती है, तो अब आपके बारे में बता दिया जाएगा कि आपके साथ 2 घंटे बाद ये घटना घटित होने वाली है। ये ज्योतिष है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक 100% कैलकुलेटिव चीज़ है, जो एक फुल्ली साइंटिफिक वे भी है, जिसको बहुत लोग मानते नहीं है। तो चाहे वो भी लोग ये समझेंगे कि पूरा एक कैलकुलेशन है जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी चल रही है। आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमृता जी, पता है क्या है कि इसमें मैं बताऊं आपको, जैसे ये मोबाइल है, अभी जैसे काम तो ये कर रहा है, लेकिन इसके पीछे किरण तो किसी को नहीं दिखाई दे रही ना। कोई वैज्ञानिक मुझे दिखा सकता है उस किरण को? नहीं दिखा सकता। अल्ट्रासाउंड करते हैं, बच्चे की तस्वीर आती है, एक्सरे करते हैं, तस्वीर आती है। कोई दिखा सकता है मुझे एक्सरे करना है? कोई अल्ट्रासाउंड दिखा सकता है? ग्रेविटी फोर्स कोई मुझे दिखा सकता है? इसका मतलब वैज्ञानिक को खुद वो दिखाई नहीं देती चीजें, लेकिन उसकी मेजरमेंट है। क्या है? ऐसे ही ज्योतिष में एक विज्ञान काम करता है। ज्योतिष को इसलिए विज्ञान बोला गया है कि वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस चीज का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर होता है। ओके। नहीं तो हम कैसे बता देंगे ये व्यक्ति तुतला होगा? हम कैसे बता देंगे इस व्यक्ति की यही आंख खराब है? हम कैसे बता देते हैं हार्ट पेशेंट? हम क्या बोलते हैं दूर से इसको शुगर है? क्योंकि वो कैलकुलेशन हमारे पास होती है। और जो ये चार्ट है, इसको क्या कोई भी इंसान अगर उस चीज़ को समझना चाहे, जैसे आपके उससे, क्या हम उन 12 राशियों के बारे में थोड़ा समझ सकते हैं सर? एक एक करके अगर आप थोड़ा सा राशियों को समझाएं और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। क्या एक ही इंसान के 2 राशिज होते हैं, जो जनरली एक मिथ है, मतलब लोगों को उस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जैसे अगर हम सन चार्ट देखें या हमारा जो मून चार्ट है, तो एक इंसान की कितनी राशियाँ होती है या फिर एक ही राशि होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसके अंदर अमृता जी 2 पद्धति हैं। एक सन साइन है, एक मून साइन है। ओके। मून साइन भारत में चलती है, हिंदुस्तान की देन है। अच्छा। सन साइन जो है वो विदेशों में चलती है, उनके पास उतनी डीप नॉलेज नहीं है इसकी। वो क्या करते हैं कि सूर्य एक राशि के ऊपर 1 महीने रहता है, तो वो सब उसी राशि वाले काउंट होते हैं, जो असंभव सा है कि 1 महीने में जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब एक जैसा स्वभाव नहीं हो सकता। हमारे यहाँ 2.25 दिन में राशि बदल जाती है। 12 राशियों पे चंद्रमा मूवमेंट में जाता है, चंद्रमा की गति फास्ट होती है। तो मेष से लेकर के मीन राशि तक चंद्रमा की जो गति है 2.25 दिन रहती है। तो 2.25 दिन में जितने बच्चे पैदा होते हैं अप्रोक्सीमेट उनका स्वभाव एक जैसा होता है। तो इसलिए मून साइन एस्ट्रोलॉजी की परफेक्ट साइंस है। मून साइन जिसको चंद्र राशि बोलते हैं, और उसके भी नीचे फिर एक नक्षत्र होते हैं, वो भी और ज्यादा डीप होती है। तो उससे ज्यादातर एक्यूरेसी निकल करके आती है। और जो 12 राशियों की बात आपने करी है,
ये 12 राशि हमारे शरीर के अंदर होती हैं, और ये 12 राशि अंतरिक्ष में भी होती हैं। ओके। ऊपर मेष राशि है और यहां भी मेष राशि है, शरीर में भी मेष राशि। इस पूरे एरिया को यहां पर जो दिमाग वाला पोर्शन है पूरा, ये मेष राशि का अधीन है यहाँ। और वहां भी एक मेष राशि है। मेष राशि मेढ़े जैसे तारों का एक झुंड है। जैसे मेढ़ा होता है उसकी जो शक्ल होती है, उस तरह के वहां पर हजारों तारों का एक झुंड है। उसको आप अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो आपको मेढ़े जैसी शक्ल दिखाई देगी आपको। वहां से जब कोई प्लेनेट निकलता है, उस मेढ़े के ऊपर से जब कोई निकलता है, तो उस मेढ़े का जो स्वभाव है वो फिल्टर होकर मनुष्य के अंदर आता है, वहां से कनेक्ट हो जाता है। यानी कोई सैटेलाइट अगर मेष राशि से निकलती है, वो सैटेलाइट का प्रभाव मेरे सिर पे आ जाएगा। अगर वहां कोई क्रोधी प्लेनेट निकल गया तो मेरे सिर में अचानक क्रोध आ जाएगा। वहां वृष राशि है, बैलों की जोड़ी है, बैल है, वो बैल दिखाई देगा आपको, लेकिन वो तारे छोटे 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 तारों का एक झुंड है। वो एक एरिया है बहुत बड़ा, उस एरिया में दिखाई देता है। 12 डिग्री का एरिया होता है वो हमारे चेहरे पे होता है। अगर वहां कोई घटना घटित होगी, वहां पर कोई बुरा ग्रह उस बैल वाली राशि के ऊपर से गुजरेगा, तो मेरे चेहरे पे तकलीफ आ जाएगी। मेरा चेहरा, नाक टूटेगी, दांत टूटेंगे, आंख फूटेगी, सिर में चोट लगेगी। तो हम लिख देते हैं कि इस समय वृष राशि के ऊपर ये वाला प्लैनेट चल रहा है, अब आप चेहरे को बचा कर रखना, आपके चेहरे में चोट लगेगी, आपकी आंखों में चोट लगेगी, नाक पे चोट लगेगी, दांत टूट सकता है। और वही होता है। इसलिए मैंने कहा अंतरिक्ष के साथ आप जोड़ के रखो। मिथुन राशि इस गले की होती है। वहां भी मिथुन राशि, एक लड़का और एक लड़की, वो आलिंगन की मुद्रा में है, ऐसे खड़े हुए हैं इस तरीके से, जैसे वो प्यार कर रहे हैं। और यहां पर ये गले की राशि होती है। वहां बुरा ग्रह आएगा तो यहां गले में तकलीफ आ जाएगी। अब अगर वहां कोई बुरा ग्रह आ गया उनके ऊपर, तो हमारा जो गला है ना, उसमें कैंसर आ जाएगी, टॉन्सिल आ जाएंगे, या बहुत बुरे ग्रह आ गए तो आदमी को फांसी भी लग जाएगी, क्रूर आदमी है तो। कोल्ड कफ, अस्थमा, दमा, ये सब बना रहेगा आपको, ये वाला पोर्शन। वहां 4 नंबर की राशि जो है कर्क राशि, एक कैकड़ी जैसी होती है। यहां हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। उधर और इधर वहां कोई बुरा ग्रह आ गया तो यहां लंग्स में इंफेक्शन आ जाएगा, तो हम जान देंगे टीबी की बीमारी से पीड़ित होगा व्यक्ति, लंग्स खराब होंगे, कोरोना आएगा, इसको अस्थमा आएगा। ये किन लोगों को होता है, जिनको कोई राशि है, कि ये किसी को भी हो सकता है? ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उस समय पर उसकी अगर कर्क राशि के अंदर बुरे ग्रह बैठ गए, तो हम लिखेंगे कि ये बच्चा जीवन में लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित रहेगा। अमृता जी लिख देंगे कि ये बच्चा आपका पूरी जिंदगी लंग्स इन्फेक्शन से पीड़ित रहेगा। कोल्ड, कफ, टीबी, अस्थमा, वो सब बना रहता है उसको। कितनी जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं। सिंह राशि शेर जैसी शक्ल होती है, वो हार्ट पे होती है। अगर उस पर कोई बुरा ग्रह आएगा तो हार्ट अटैक होगा व्यक्ति। हम लिख देंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ लिख देंगे, इस बच्चे को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ेगा। आते बड़ी आते, ये 6 नंबर यानी कन्या राशि पे आती है। अगर वहां अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड के अंदर अगर कन्या राशि के ऊपर बुरे ग्रह होंगे, तो फिर हम लिख देंगे कि इस व्यक्ति को हर्निया और आंतों की तकलीफ रहेगी। आंतों में घाव हो सकते हैं, अल्सर हो सकता है, अपचन की बीमारी, डाइजेशन की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन इसको रहेगा। 7 नंबर की जो राशि होती है, तुला राशि बोलते हैं, वो हमारे गुप्तांगों को रिप्रेजेंट करती है। कितने लोगों को भयंकर बीमारियां होती हैं, नपुंसक होते हैं, इम्पोटेंसी होती है, हिजड़ापन होता है, बच्चे पैदा नहीं होते, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, उन सब के लिए लिख देते हैं कि ये बच्चा जो है ना, ये नपुंसक होगा। पहले ही चार्ट में पता चल जाता है, पहले ही जब पैदा होता है उसी समय हमें पता चल जाता है। बताएं ना बताएं, हमारी इच्छा है। कई लोग डर जाते हैं, टेंशन में आते हैं, क्यों जिंदगी में, हल्का फुल्का लिख देते हैं फिर कि इसको इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, डॉक्टर से सलाह करें, वैद्य से सलाह करें। 8 नंबर की जो राशि होती है वृश्चिक, वो बिच्छू जैसी आकृति की होती है। वो हमारे एनस,
गुदा द्वार को रिप्रेजेंट करती है। पाइल्स, बवासीर, बवंदर, फिसर, ये जो बीमारियां जितनी भी होती है ना, वो उससे होती है। उसके ऊपर अगर बुरे होंगे तो हम बोल देंगे कि ये व्यक्ति इन बीमारियों से जूझेगा, इसका ऑपरेशन होने का योग बनेगा। 9 नंबर, जिनको सिल्फ डिस्क की प्रॉब्लम्स होती है, धनु राशि, जिनको बैक पेन बना रहता है हर वक्त, वजन नहीं उठा सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तकलीफ बनी रहती है, हिप्स में प्रॉब्लम्स रहती है, वो धनु राशि। 10 नंबर की राशि हमारी थाइस, जांघों की होती है। कई लोगों की जांघें पतली हो जाती हैं, सूखनी शुरू हो जाती हैं, तकलीफ हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे हॉस्पिटल में बच्चे की तस्वीर नहीं लटकी रहती बीमार की, है ना। 11 नंबर हमारे घुटने और पिंडलियां होती, जिनको आर्थराइटिक्स बनता है, चल नहीं सकते, लंगड़ाते, पैरालाइज अटैक हो जाता है, वो सब प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो 11 नंबर पर आती है। और 12 नंबर की राशि जो पैर का पंजा नीचे का होता है ना, वहां पर जो तकलीफ, नीचे से पैर कट जाते हैं कई लोगों के, ट्रेन में आ जाते हैं, बस में आ जाते हैं, या कोई सांप काट लेता है वो काटना पड़ जाता है, शुगर पेशेंट होते हैं वो काटना पड़ जाता है, तो हम लिख देते हैं कि इस व्यक्ति को पैरों की बीमारी रहेगी, इसकी स्किन फटती रहेगी, बीमारियां आती रहेंगी, इसके हो सकता है पैर काटना पड़ जाए। तो ये 12 राशियों का एक वैज्ञानिक आधार है जो मैंने आज आपको बताया। बहुत चीज़ समझने में आई कि हर एक इंसान को एक एक डिवीजन में भाग किया गया है। और आपने जैसे लास्ट 35 ईयर्स में आपने मोर देन 6 lakhs आपने चार्ट्स देखी है, तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या एक इंसान का चार्ट अच्छा या बुरा होता है, या उसका कैसा महत्व होता है? आपने इतने चार्ट्स देखे होंगे, क्या चार्ट्स अच्छे बुरे भी होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ट्स भी होते हैं? अमृता जी, सब कुछ आपके कर्म के ऊपर आधारित है। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान आपके कर्म के आधार पर ना अच्छे ग्रहों की इंतजार करके आपको किसी घर में प्रवेश करा देते हैं, और उस समय आप अच्छे ग्रहों में पैदा हो जाते हैं। इस दुनिया में जो राजयोग भोग रहे हैं लोग, IAS है, IPS है, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, MLA MP मिनिस्टर हैं, ये सब भाग्यशाली हैं पिछले जन्म के। और सर कर्म के इस जन्म में अगर हम कर्म और भाग्य को जोड़ें तो क्या इस जिंदगी में, हमें पिछले जन्म का तो शायद हमें नहीं पता हो, इस जन्म में अगर हम कर्म अच्छा करें तो क्या हमारी भाग्य बदल सकती है? बिल्कुल। अभी आप देखो, मैं आपको एक समझाता हूँ, एक चीज बड़ी साइंटिफिक है, आप इसको ध्यान के साथ सुनना। ये एक मोबाइल सेट है, इसमें मैं रोज भजन सुनता हूँ, रोज कथा सुनता हूँ, और कथाओं से और भजनों से ये मेरा मोबाइल फुल हो गया, मेमोरी भी फुल हो गई, फुल। अब ये मोबाइल जो मेरे पास इसका गूगल स्पेस था, उसमें भी भजन भरे पड़े हैं सारे, अच्छा, कथाएं भरी हुई हैं। अब मोबाइल मेरा खो गया, गिर गया, और ये मर गया। क्या हो गया? मर गया। मतलब समझ लो नाले में गिर गया या कहीं जल गया, कुछ हो गया, मोबाइल तो खत्म मेरा। अब मैंने जितनी कथाएं सुनी थी और जितने मेरे पास अच्छे अच्छे चित्र थे, जितनी ज्ञान की बातें थी, वो नहीं मरी, वो iCloud में है, गूगल के स्पेस में, ड्राइव में सेव है। अब जैसे ही ये दूसरा मोबाइल में लूंगा, यानी ये रीबर्थ लेगा मोबाइल। अच्छा। मैंने दूसरा मोबाइल लिया, मैंने उठा करके अपनी ID और पासवर्ड डाले, अपनी आत्मा डाल दी उसमें, है ना। पासवर्ड डाल दिया, वो आत्मा हो गई। डालते ही इस मोबाइल में सब कुछ, वो पुरानी नई जितनी भी चीजें सब आ जाएगी। फिर ये मोबाइल फिर अच्छी अच्छी बातें करने लगेगा, राइट। ये तो अच्छे कर्म की बात रही। इसमें मैंने गंदी गंदी फिल्में देखी, गंदे गंदे चुटकुले देखे, गंदा गंदा पूरी जिंदगी भर लोगों को धमकियां दी, गाली दी, इसको ले उसको ले, फलाना ले, ढिकना ले, और मैं ये मोबाइल मर गया। उसके बाद इसका जन्म फिर होगा, तो जन्म तो थ्योरी होता रहता है। हाँ। तो वो सारी बुरी बुरी चीजें खुलेंगी, भगवान देखेगा इसने सब कुछ बुरा हो रहा किया, तो इसको मैं ऐसी गंदी जगह पे भेजूं जहां पर रेड लाइट एरिया हो, इसको वहीं भेज देता, ये वहीं खुश रहेगा। अगर किसी ने जन्म में वैश्यावृत्ति की या गलत काम किए, उल्टे सीधे काम किए, वो सब उसके कर्म में नियत हो जाते हैं, और वो जा करके ऐसी ही जगह पे जन्म लेगा कि जहां पर वैश्य होंगे, कोठे होंगे, वो वहां पे पैदा ले लेगा। फिर वो उसी में रमता रहेगा, बुरे कर्म करता रहेगा, भोगता रहेगा। तो हमारा जो आज का कर्म है ये संचित होता रहता है, और मृत्यु के बाद में दोबारा से जब रीबर्थ लेते हैं, ये खुल करके अच्छे कर्म आते हैं, और भगवान बोलता रहे इनको तो यार अच्छी जगह पे भेजो, जैसे ज्ञान का काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें, ये
तो इनके पास ऐसे ग्रह में इनको पैदा करो, ऐसे बर्थ चार्ट में पैदा करो, ऐसी कुंडली में पैदा करो, ये दुनिया को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान बांटे, सलाह दें, एक जीवन बदल दे दुनिया का। और मेरा जो काम है भगवान का, मैं इनके थ्रू कराऊं। क्या कराऊं? इनके थ्रू का। हमसे ज्योतिष भगवान सिखवा रहा है, हम कौन होते हैं सिखाने वाले? हम कौन होते हैं? वह अब जो आप बोले जा रही है, कोई मैंने रटा हुआ तो है नहीं कुछ भी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जो पूछना है पूछते रहना, जब मेरी जो पासवर्ड लगेगा, जब खुलेगा तो बोलता रहूंगा। तो इस समय तो बस अब यहाँ पर वाणी पर सरस्वती है, वो बोलती जाएगी, बुलवा रही है ऊपर से। ऊपर नेटवर्क से मैं कनेक्ट हूँ इस समय पर। आप देखो क्वेश्चन कहीं से कहीं पे भी जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कोई एक रास्ते पे तो है ही नहीं ना क्वेश्चन हमारे। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये सब कनेक्टेड होते हैं। तो ये कर्म आज आपका अगला जीवन तैयार कर रहे हैं, बहुत सुंदर। अच्छा, अगर कहो आपके पास टाइम है तो मैं 5 मिनट में कहानी सुना दूं। हाँ हाँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध में चिड़िया को पता नहीं था युद्ध चल रहा है। एक चिड़िया गर्भवती थी और वो वहां से जा रही थी उड़ करके। अर्जुन का तीर निकला और चिड़िया को भेदता हुआ निकल गया। चिड़िया के 4 अंडे थे, चारों अंडे नीचे गिर गए रेत में। चिड़िया मर गई। वहां से एक हाथी निकल रहा था। अर्जुन ने दोबारा तीर मारा तो हाथी का जो घंटे लटके होते हैं ना, बड़े बड़े पीतल के, वो कट के गिर गया और वो अंडों के ऊपर गिर गया। अंडे बच गए, वो रेत में थे और युद्ध चलता रहा। युद्ध समाप्त हो गया तो वहां सर्वे के लिए जैमिनी ऋषि वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा चहचहाने की आवाज आ रही है। घंटा हटाया तो 4 बच्चे थे, चारों बच्चों को लेके अपने आश्रम में आ गए। उनको दाना दिया, चुगाया, पानी दिया, वो बच गए। तो उनके आश्रम में प्रवचन होता था संस्कृत में श्लोकों का, और चिड़िया के बच्चे बड़े ध्यान से सुना करते थे। और एक दिन वो बच्चे संस्कृत बोलने लगे। अच्छा। और जैमिनी ऋषि बड़े हैरान हुए। उनके जो वहां गुरु थे द्रोण ऋषि, एक द्रोण ऋषि भी थे, उनसे पूछा कि वो वाले द्रोणाचार्य नहीं, दूसरे द्रोण थे। अच्छा। उनसे पूछा कि बच्चे संस्कृत में कैसे बोल रहे हैं। उनका इनसे पूछा जाए, बच्चों से पूछा भाई आप संस्कृत कैसे बोल रहे हो, चिड़िया तो बोल नहीं सकते। उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में हम किसी उच्च कोटि के ऋषि के 4 बहुत विद्वान बच्चे थे। अच्छा। और इंद्र देवता परीक्षा के लिए हमारे पिताजी के पास आते हैं, और वो इंद्र देवता ने गिद्ध का रूप धारण कर लिया। और उन्होंने कहा भाई मेरा जो पक्षी है, ये गिद्ध जो है, ये तो भोजन मनुष्य का करता है। एक एक करके हमारे पिताजी ने हमें बुलाया कि भाई तुम अपना शरीर दे दो इनको, गिद्ध को खाएगा। चारों बच्चों ने हमने मना कर दिया। तो पिताजी बड़े दुखी हुए। पिताजी ने कहा जाओ तुम अगले जन्म में चिड़िया के बच्चे बनोगे तुम, मैं तुम्हें श्राप देता हूं और मैं खुद अर्पण करता हूं अपने आप को। जब ऋषि खुद उस गिद्ध के सामने जाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा आप परीक्षा में पास हो गए, लेकिन इन बच्चों को आपने श्राप गलत दे दिया, बड़े विद्वान है ये। उन्होंने कहा मैंने अब दे दिया तो दे दिया। तो ये हम चारों वही भाई हैं। हमारे चित्त के अंदर हमारी जो मेमोरी कार्ड है ना, उस मेमोरी कार्ड में हमारे में संस्कृत के श्लोक और वेदों के श्लोक हैं अभी भी। तो जब आपने चित्र किया यहाँ पर तो हमें वो सारे याद आ गए। तो हमारा जो चित्त है ना, वो पिछले जन्म की मेमोरी को उठाता है और वो बोलना शुरू कर देता है। कितनी बार आपने कोई चीज नहीं देखी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन चीजों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है। सर मैं ये पूछ रही थी कि राजयोग का जो होता है चार्ट में, आपने कहा कि राजयोग का मैं महत्व समझना चाह रही थी कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं होते, पर राजयोग उनके चार्ट में भी दिखने को मिलता है। तो उस राजयोग का क्या महत्व है? ये राजयोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आपने जो प्रश्न किया अमृता जी, ये राजयोग जो है ना कुंडली के हिसाब से 12 प्रकार के हैं। अच्छा। एक राजयोग होता है जो लगन से बनता है, जो मान सम्मान देता है। जैसे आदरणीय योगी जी, मान सम्मान है, पैसा नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी मान सम्मान बहुत है, पद पर हैं, पैसा नहीं है, ये इनका राजयोग है। अच्छा। एक राजयोग मुकेश अंबानी का भी है, अदानी का भी है, बिल गेट का भी है ना, एलन मस्क का भी है, टाटा का है, ये भी राजयोग है। ये धन वाले राजयोग है। क्या है? धन वाले राजयोग। इसको धनाढ़ राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, अलग अलग होती है। और जैसे हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे मतलब डिफरेंट सेक्शंस है। न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड भी आज के टाइम में बहुत वेज है, उसके थ्रू भी हम प्रेडिक्ट करते हैं। और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है वो भी एक नॉर्थ एस्ट्रोलॉजी, एक साउथ एस्ट्रोलॉजी भी होता है। तो सर इंसान तो एक ही है, तो क्या इनका इम्पैक्ट चाहे हम साउथ से देखें या नॉर्थ से देखें, क्या उसका इम्पैक्ट सेम होता है? और सर न्यूमरोलॉजी और टैरो के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं कि उनका इम्पैक्ट? देखिए, न्यूमरोलॉजी तो एक उंगली की तरह है। जैसे हमारा ये पूरा शरीर है ना, ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल विद्यास। जितनी भी विद्या है ना, ये सब इनकी मम्मी है। ये इसमें से निकली हुई है सब। अगर टैरो को भी करना है तो मेष, वृष, मिथुन सब याद करना ही पड़ेगा। कब कौन सा ग्रह बदल रहा है वो भी उनको याद ही करना पड़ेगा। अंक ज्योतिष वालों को भी सब याद करना ही पड़ेगा। सबको राशियां याद करनी ही पड़ेंगी। ये छोटे छोटे हिस्से हैं। एक उंगली हो गई ये वाली अंक ज्योतिष हो गई, ये टैरो वाली हो गई, ये दूसरी विद्याएं हो गई। बाकी जो विद्याएं टैरो वगैरह, ये सिर्फ आदमी की इंट्यूशन पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंट्यूशन पावर और मेडिटेशन पावर कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी न्यूमरोलॉजी है वो भी साइंटिफिक है उसका अप्रोच, लेकिन इतनी एक्यूरेट नहीं जितनी मैंने आपको बताई पहले कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, वो सब ये नहीं बता सकते। आपका नंबर्स के ऊपर चलता है उसके अंदर, लेकिन वो मुश्किल से 50% भी एक्यूरेट नहीं हो पाती है। बट लेकिन अचंभित हो जाता है आदमी कि ये नंबर आपके लिए लकी है। तो आपके कई बार कोइंसिडेंट होता है, आपकी शादी की डेट भी वही निकलती है, घर में प्रवेश की डेट भी वही निकलती है, फिर बच्चे की डेट भी वही निकलती है। फिर ऐसे कई बार हम नंबरों के साथ भी जुड़े होते हैं, क्योंकि ग्रह के साथ नंबर जुड़ा हुआ होता है। जैसे ग्रह के साथ राशि जुड़ी, ऐसे नंबर भी जुड़े होते हैं। तो उसका भी एक आधार है। लेकिन इन सब की जो मदर है वो एस्ट्रोलॉजी है। बिना एस्ट्रोलॉजी के कुछ भी नहीं चल सकते। और जो ये नॉर्थ एंड साउथ का प्रेडिक्शन है सर, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइएगा कि ये सेम ही होता है दोनों के प्रेडिक्शंस? कोई फर्क नहीं है। साउथ इंडिया की प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी की चार्ट अलग अलग बनते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ जो चार्ट बनाने का तरीका है वो दूसरा है। अच्छा। उनके यहाँ चार्ट बनाने का तरीका दूसरा होता है, इतना ही फर्क है। उनके यहाँ चकोर चार्ट बन करके ऐसे राशियां लिखते हैं, उनके वहाँ राशियां फिक्स होती हैं, हमारे राशियां चलती हैं। उनके वहाँ बाप फिक्स कर देते हैं। और कोई फर्क नहीं है। प्रोडक्शन सेम जाती है, राशियां सेम है, ग्रहों की गति सेम है, ग्रहों की किरणें सेम है, डिग्रियां सेम है, सिद्धांत सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ ये है कि कपड़े पहनने का फर्क है। वहाँ धोती कुर्ता पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, लुंगी पहन लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं पहनते। बस इतना ही फर्क है। तो उनका चार्ट बनाने का तरीका अलग होता है, हमारा चार्ट का तरीका अलग होता है, बस इतना। बाकी सब कुछ सेम होता है। एक चीज़ और समझना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि कर्म जो है उसके साथ साथ हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो अगर किसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ट है, मान लीजिए कि बहुत बैड इफेक्ट है, तो क्या कोई उपाय है जिसके कि वो इसी ज़िंदगी में उस चीज़ों को चेंज कर सके या उससे मतलब वो ले सके? नम्रता जी, कर्म पर भी दो सिद्धांत काम करते हैं। कर्म की जो थ्योरी होती है, एक होता साध्य, एक होता असाध्य। साध्य में तो अच्छे गुरु के सानिध्य में आकर के आप बदल सकते हैं। असाध्य में जो भगवान ने पिछले कर्म के आधार पर आपका लिख दिया, उसको नहीं, वो भोगना पड़ेगा। भगवान ने लिख दिया ये अपंग होएगा, पूरी जिंदगी अष्टावक्र रहेगा तो रहेगा। भगवान ने लिख दिया धृतराष्ट्र रहेगा तो धृतराष्ट्र रहेगा, इसको नेत्रहीन ये बोला जाएगा। लेकिन साध्य में आप कर्म से उस चार्ट को चेंज कर सकते हैं। वो एनर्जी का एक सिद्धांत होता। अच्छा गुरु आपको मिल गया और आपको डिप्रेशन रहता है तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। संगति का असर, और साथ में मेडिटेशन का सिद्धांत, साथ में आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां जिस जिस चीज की कमी है उन चीजों के वो गुरु अपने आशीर्वाद से मजबूत करता रहता है। मान लो आपके शरीर में कहीं कोई कमी है तो गुरु अपनी एनर्जी को आपको फॉरवर्ड करता रहेगा धीरे 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 धीरे, और आप पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन गर्भ से ही अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हाँ, उसको नहीं बदल सकते, उसको कोई नहीं बदल सकता। भगवान ने स्वयं कहा मैं नहीं बदल सकता।
इसलिए कर्म के दो सिद्धांत हैं। जो कुंडली में लिखा होता है साध्य है तो उसको वी कैन चेंज, असाध्य कैन नॉट बी चेंज। और इंडिया में जैसे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है मांगलिक का, और जिसको लेकर के एक बहुत ज़्यादा डर भी होता है। जैसे कभी भी शादी में कहते हैं कि 2 मांगलिक की शादी होनी चाहिए। सर, मांगलिक का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा समझना चाहिए। मंगल ग्रह के साथ इसका लिंक होता है। मंगल एक क्रोधी प्लेनेट है, ओजस्वी है, क्रोध आता है। तो मंगल 5 जगह पे बैठा हो चार्ट के अंदर तो वो मंगलिक दोष बना देता है। यानी अगर आपके सिर पे बैठा है तो आपके दिमाग में क्रोध आएगा, बॉडी हिंसक हो जाएगी। अगर हिंसक आदमी के साथ में अहिंसा में जोड़ दे तो पिटता रहेगा। अगर हिंसक के साथ हिंसा में जोड़ दे तो एक बार मारपीट होगी, दोबारा नहीं होगी कभी। क्योंकि 2 शेर एक बार ही लड़ते हैं, दोबारा नहीं लड़ते। फिर वो तय कर लेते हैं कि नहीं अब लड़ना नहीं है, कि मर जाएगा कोई भी है ना। ऐसे जिसके मन पर मंगल बैठा हो, अंदर से बहुत क्रोध आता हो, छोटी छोटी बातों में क्रोध आना, मारना, पीटना, उसको चतुर्थ मंगलिक बोलते हैं। क्या उस आदमी का इलाज क्या है कि जो बार बार क्रोध करता है? अब उसके सामने भी उसी प्रकार की लड़की लाके खड़ी करो कि तू अगर एक थप्पड़ उठाएगा तो 2 में दूंगी तेरे को, है ना। वो दोबारा उसको भी पिटने से फिर डर लगेगा कि फिर दोबारा ना पीट दे। एक होता है सप्तम भाव का मंगल, वासना से रिलेटेड होता है। कितनी स्त्रियों के साथ वायलेंसी होती है संभोग के समय पर, वो उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनकी इच्छा को नहीं मानती हैं, इच्छा विरुद्ध पर मारपीट हो जाती है, और कितनी स्त्रियों को मार दिया जाता है उसी टाइम पर। ऐसे केस भी देखने को मिलते हैं। एक होता दोनों घूमने जा रहे हैं और दोनों का मंगल और अमंगल है तो वो दुर्घटना हो जाएगी, क्यों मंगल दुर्घटना भी देता है। अच्छा। ऐसे एक 12वें भाव का मंगल होता है, खर्चों के ऊपर बहुत ज्यादा मारपीट होती है। पत्नी ने सब्जी के लिए पैसे मांगे, दिए ही नहीं 10 दिन तक, है ना। फिर मारपीट हो गई घर में। हर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मारपीट पैसे के ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो ये वासना, ये प्यार मोहब्बत हमारे दिमाग में, हमारी वायलेंसी, इनको बैलेंस करना होता है। तो जिस व्यक्ति के अगर बुद्धि पे मंगल बैठा हो क्रोधी, तो उसकी बुद्धि क्रोधी होगी। जिसके मन पे बैठा हो तो मन क्रोधी होगा। जिसके वासना पे क्रोधी बैठा हो तो उसमें वायलेंसी होती है, यानी फोर्सिवली वो व्यक्ति बलात्कारी तक हो जाते हैं। ऐसे लोग कई बहुत ज़्यादा बाइक तेज चलाते हैं, घुर्र घुर्र करके, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे मंगल जो होता है जिन स्थानों पर बैठता है, उन स्थानों से वैवाहिक जीवन को खराब करता है। तो वैवाहिक जीवन को सही दिशा में लाने के लिए मंगल के साथ मंगलिक का प्रभाव होना जरूरी होता है। क्या मांगलिक का किसी नॉन मांगलिक से शादी होने से उसका इम्पैक्ट होता है सर, नेगेटिव? होता है। देखिए, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन ने बहुत पूजाएं पाठ की हैं, नंगे पैर तक वो जाते रहे सभी मंदिरों में, और सिद्धि विनायक भी जाते रहे। लेकिन अभी चर्चाएं क्या है, हकीकत मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो उसी समय प्रेडिक्शन करी थी जब इनकी शादी हुई थी। तभी कहा था मैं कि देर सवेरे जितनी पूजा कर रहे हैं लंबे समय तक चल जाएगा रिश्ता, लेकिन अंतोगत्ता कहीं ना कहीं डिवोर्स की तरफ जाएगा ये, क्योंकि इनकी कुंडलियां नहीं मिलती हैं। ऐसे ही मैंने प्रमोद महाजन का बेटा था एक, राहुल महाजन, और डिन पी करके एक थी, तो मैंने उस समय इंडिया टीवी पर भी भविष्यवाणी की थी जब इनकी शादी हो रही थी। मेरी शादी नहीं चलेगी 6 महीने हुआ है शायद ना, वो डिवोर्स हो गया था, तभी 6 महीने बाद ही हो गया था। तो हम लोग ना इन चीजों को देखते हैं और उसमें हम भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए मंगल का मंगल के साथ ही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, तो उनका ना मानने का तो कोई आधार नहीं होता है उनको, जब तक आप ज्योतिष विज्ञान को समझोगे नहीं। आज के पॉडकास्ट में मैंने आपको कितनी बारीकी से इसको समझाया है ना। तो ये हम सब सिखाते हैं, और जब लोग सीख जाते हैं तो वो इसके दीवाने हो जाते हैं, फिर वो इसी में रमण करना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं। एक और चीज़ होती है सर, जैसे आज के टाइम में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे हम प्लान कर रहे हैं, कोई ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, कोई हमारा एक बड़ा अचीवमेंट है या हम घर ले रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि आप कोई भी अपना मेजर जो आपके प्लान्स है वो आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। जो जनरली मैनिफेस्टेशन लोग करते हैं उसको कहते हैं कि आप किसी के साथ उसको, मतलब आप उस चीज़ को बोलिए मत, या आप नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट मत कीजिए। तो क्या उन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है? जैसे सोशल मीडिया में भी लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, तो लोग कहते हैं कि फ्यूचर प्लान्स को नहीं बताते। तो सर उन नेगेटिव वाइब्रेशंस होता है, आप कैसे उस चीज़ को बिल्कुल होता है, गाइड करते हैं? बिल्कुल होता है कि सभी लोग आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं होते हैं। आपकी हो सकता है सगी सिस्टर, सगा भाई ना खुश हो, क्योंकि हम तीनों में, हम चारों में ये इतनी ऊपर क्यों उठ रही है,
हो सकता है मेरे से मेरे ब्रदर, मेरे चाचा ताऊ के लड़के जितने भी हो खुश ना हो। अगर ऐसा ना होता तो महाभारत ही ना होता। महाभारत होने का तो कारण यही था ना कि वो उन्नति कर रहे थे, वो धनुर्धर थे, वो महाबली थे और दुर्योधन उनसे चिढ़ता था। तो ये अपनी प्लान को अपने अंदर ही रखना चाहिए। ये एक थ्योरी है। जैसे ही वो आप बाहर निकालोगे मुंह से तो नेगेटिव ऊर्जा उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। आपके अपने सगे लोग, अपने ही रिश्तेदार उसके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, इसका काम ना हो, इसका काम ना हो, इसका काम ना हो, है ना, ये तो बड़ा बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रही है, काम ना हो, तो उस काम में रुकावट आती है। तो नेगेटिव ऊर्जाएं और पॉजिटिव ऊर्जाएं इस अंतरिक्ष में भ्रमण करती रहती हैं। तो जैसे ही आप नेगेटिव सोच के किसी के लिए बुरा सोचोगे वो वहां पे हिट करता है। अब वो आप कितना उसको हिट करवा पाती है अपनी बॉडी के ऊपर, ये आपकी विल पावर को डिपेंड करता है। ऐसे तो हमारे ऊपर भी लोग बहुत तांत्रिक क्रियाएं हिट करते रहते हैं और हमें पता लगता है हिट की गई हैं। हमारे पास बहुत सारे हमारे शरीर कपड़ा खून में हो जाते हैं और हमें पता है किसने करी है, लेकिन उनको हम रोक लेते हैं। लेकिन परेशानियों तो हम भोगते हैं ना, परेशानियों तो आज भी हम भोगते हैं, क्योंकि लोग कभी भी आपकी उन्नति से खुश हो ही नहीं सकते। और जिस दिन उन्नति से खुश हो जाएंगे उस दिन तो सतयुग आ जाएगा। तो ये संभावना नहीं है, इसलिए अपने प्लानों को अपने अंदर तक ही सीमित रखें, या आप अपने पति पत्नी आपस में शेयर कर सकते हैं। कुछ सर रेमेडी या कुछ टिप्स बताना चाहेंगे लोगों को कि लोग इन नज़रों से कैसे बच सकें? देखिए, इस प्रकार की जो बैड इविल्स होती हैं और बैड नज़रें होती हैं, इनसे बचने के लिए तो आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। अपने सीक्रेट जैसे प्लान अमृता जी ने पूछा, तो उन सब चीज़ों को जरूर आप शेयर ना करें किसी के साथ हुए। आप किसी भी सगे आदमी के साथ शेयर करेंगे तो अभी कहीं ना कहीं एक बार नेगेटिव चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। सिर्फ वो गुरु जो है उसको नेगेटिव प्रोड्यूस नहीं होएगा कि जो इन सबसे ऊपर जा चुका है, यानी उसको सिर्फ देना ही देना है। उसको ना आपकी उन्नति से ना आपकी अवनति से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आपके लिए सोचेगा अच्छा तथास्तु, बहुत अच्छा हो जाए तुम्हारे लिए। और अगर आपने गुरु भी अपने लेवल का ही बना रखा है तो वो भी टेंशन में आएगा कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है और ये मर्सिडीज लेने वाली है लड़की, बताओ मेरी ये शिष्या है ना, कमाल है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं जीवन में। अगर गुरु के दिमाग में ये बातें आ रही है तो वो चीज भी आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी चीजें बड़ी सीक्रेट हो रखनी पड़ती है हमें, तब जाकर के हम कामयाब हो पाते हैं जीवन में। एक सर शनि की साढ़े साथी है जिसके बारे में लोगों में बहुत डर होता है। शनि की साढ़े साथी, बहुत सारे एक्सीडेंट्स वगैरह से भी लोग डरते हैं कि ऑन रोड बहुत बार चलते चलते बहुत कुछ हो जाता है। तो सर ये कॉन्सेप्ट शनि की साढ़े साथी के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। शनि की साढ़े साथी का मतलब है कि हमारा जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है। हमारे मन के ऊपर शनि का भ्रमण करना ऐसे, यानी ये हमारा मन है, इसके ऊपर से शनि का मूवमेंट जा रहा है इस तरीके से, और शनि हमारे चंद्रमा के साथ जो कनेक्टेड होते हैं हम, उसके बीच में से शनि जाता है। तो चंद्रमा की प्रॉपर रेज हमें मिल नहीं पाती है और शनि उनको डिस्ट्रॉय करता है। और शनि जब डिस्ट्रॉय करता है तो हमारी सोचने की क्षमता दूषित होती है। सोचना दूषित होता है तो बुद्धि दूषित हो जाती है और हम गलत डिसीजन लेते हैं। हमने सोचा हमारी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकली और गाड़ी बीच में फंस गई और एक्सीडेंट हो गया। हमने सोचा बाढ़ का पानी है, कम है, सड़क अच्छी होगी, निकाल लेते हैं, और गाड़ी बह गई। गलत डिसीजन हुए। तो हमारा जो शनि होता है हमारी सोचने की क्षमता, हमारे काम करने की क्षमता, उसको डिस्ट्रॉय करता है, हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन डालता है, हमें बीमार कर देता है। इसका बहुत लंबा विषय है शनि का, उसको हम फिर कभी आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। फिलहाल इतना बता देता हूँ कि शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया जो होती है हमारे मन को बहुत ज्यादा दूषित करती है। मन जब दूषित होता है बुद्धि दूषित होती है और उस समय डिसीजन गलत लेते हैं, और गलत डिसीजनों के कारण हमें आर्थिक नुकसान भी होता है और शारीरिक नुकसान भी होता है। और उसमें क्या उपाय कर सकते हैं शनि के साढ़े साथी? उस समय आपको ये पता होना चाहिए मेरे ऊपर शनि चल रहा है, तो अपने एनर्जी लेवल को हाई करें, यानी योगा करें, मेडिटेशन करें, और काले कपड़े बिल्कुल ना पहने, शनिवार का व्रत करें, शनि को तेल का दान देते रहें, और जितना शनि को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे और अपने शरीर को जितना मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो जाकर के शनि के प्रभाव को नेगलीफाई किया जा सकता है। व्हाइट कपड़े ज्यादा पहने, जैसे मैंने व्हाइट पहन रखे, मेरे ऊपर शनि चला हुआ है, तो क्या है कि अभी मैं व्हाइट कलर को ज्यादा थ्रो कर रहा हूं तो मेरे पास ब्लैक कलर का असर कम है। तो यानी कलर थेरेपी का सिद्धांत काम करता है, और उसको करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। एक और चीज़ है सर, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल ऐप्स भी आ गए हैं आज के टाइम में,
और जैसे आपने सारी चीज़ों को एक एक बारीकी से समझाया कि सारे साथी क्या होता है, तो लोगों को समझने के लिए जैसे एक गुरु की ज़रूरत है या एक ऐसे इंसान की जो उनके चार्ट को समझा सके। तो सर उन प्रेडिक्शंस को हम कैसे मान लें कि किन की प्रेडिक्शन सही है या किन की प्रेडिक्शंस मतलब गलत है? क्या इंसान अपने चार्ट को खुद भी जान सकता है? क्या अपने चार्ट को समझने का कोई एक प्रोसेस है? अमृता जी, अभी आपने अगर एजुकेशन नहीं ली है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। खाली इंजेक्शन लगा लें, बस इतना ही लगा सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप हार्ट की सर्जरी नहीं कर सकते, आप न्यूरो सर्जरी नहीं कर सकते जब तक आपने एजुकेशन ना ली हो और जब तक आपने अभ्यास में किया हो। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी भी उसी प्रकार का एक विषय है और इन सब विद्याओं से ज़्यादा हार्ड है सबसे। एस्ट्रोलॉजी इजी सब्जेक्ट नहीं है। बाकी जो विज्ञान है, मेडिकल का है, लॉ का है, आयुर्वेद का है, होम्योपैथी का है, ये तो आपको विजिबल है ना, दिखाई दे रहे हैं ना कि ये दवाई पिलानी और ये देनी और इससे ये रिलीफ मिलेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में तो आपको दिखाई नहीं देता। आप 10 साल बाद बता रहे हैं 10 साल बाद होगा क्या आपके, उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मास्टरी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और अभ्यास चाहिए और आपकी एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद आपका मेडिटेशन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका खाना पीना ज़बरदस्त होना चाहिए, आप तामस ना हो, आप साधक हो, सतोगुणी आत्मा आपकी होनी चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर होना चाहिए। तब जाकर के आप इस प्रभु की विद्या को, प्रभु के काम को आप किसी के बारे में बता सकते। किसी के भाग्य को बताना तो प्रभु का ही काम है और हमारे ऊपर ईश्वरीय कृपाएं ना हो तो हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन जिज्ञासाएं प्रभु ने डाली हैं तो ये सब चीज़ें आई हैं, इसलिए आप खुद नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत सीख लिया आपको पता चल जाएगा, लेकिन डेप्थ में नॉलेज के लिए तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा, तब आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते। और एज ए करियर को एस्ट्रोलॉजी को अगर कोई लेना चाहे तो सर क्या कोर्सेज अवेलेबल है? लोग कैसे, अगर कोई सोचते हैं कि कोई एज एन एस्ट्रोलॉजी अपने करियर को लेना चाहे तो कितना वो वैल्यूएबल देखिए, अवेलेबल तो बहुत है। जैसे एक क्लास में 100 MBBS डॉक्टर पढ़ते, 100 वकील भी पढ़ते हैं। सारे वकील तो टॉप के नहीं बनते और सारे डॉक्टर सर्जन नहीं बनते, भाग्य सबका अलग अलग। कितने वकील तो 10-10 रुपए पे स्टैंप लगा के पेट का गुजारा करते हैं, कितने डॉक्टर हैं बहुत छोटा सा क्लिनिक होता है और कई हॉस्पिटलों के मालिक होते हैं। ये आपके भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपके बचपन के स्टार बहुत अच्छी है, तो फिर आप बहुत टॉप के ज्योतिषी बन सकते हैं। कम से कम 3 साल का ये कोर्स होता ही है। अच्छा। इसको हम 1 साल के अंदर कंप्लीट कराते हैं, बेसिक और एडवांस को, और उसके बाद फिर आपका अभ्यास है। अभ्यास जब होता है फिर एडवांस कराते हैं। जब आपको समझ आ जाता है तो फिर और गहराई भी लेके जाते हैं उसको, तो और कितनी डेप्थ में जा सकते हो आप। मृत्यु की डेट ऑफ बर्थ निकालना, शादी की डेट ऑफ बर्थ निकालना, सब एक्यूरेट पता निकल जाती है, सब निकलता है। फलानी तारीख को तुम्हारा ये काम होगा, फलानी तारीख को। वो फिर अभ्यास के विषय आते हैं कि आपने बहुत मेहनत की है। ये रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। इसमें 10 सब्जेक्टें मैं सिखाता हूँ अपने विद्यालय में, जिसमें पंचांग अध्ययन, ग्रहों की गति, जन्मपत्री बनाना, नाम रखना, विवाह शादी के मुहूर्त निकालना, कोई भी लगन निकालना, कोई भी कथाओं के मुहूर्त निकालना, ये सब उसमें आता है। ये एडवांस जो होता है। नहीं, ये बेसिक में ही आते हैं। एडवांस तो अलग होता है। और साथ में फिर हम फलित ज्योतिष सिखाते हैं। रोग क्यों होंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, रोगों का निदान क्या है, कौन सा रोग कब होगा, कौन से साल में जाकर के होगा, कौन से रोग से मृत्यु होगी आपकी, फिर वो हम सिखाते हैं। प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी, कौन सा काम आपको सूट करता है, आपको एस्ट्रोलॉजी सूट करती है या डॉक्टर, MBBS या बिजनेस, व्यापार, विदेश, इंडिया, कहाँ आपको सूट करता है, उसको बताते हैं। फिर रेमेडीज बताते हैं, उपाय बताते हैं, फिर कि कैसे उपाय से इनको ठीक किया जा सकता है। प्रसन्न ज्योतिष, आप कुछ भी पूछेंगे सब बताते हैं। वास्तुशास्त्र, आपका घर कैसा होना चाहिए, वो सिखाते हैं। न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं। पॉमिस्ट्री, हाथ को देख करके आप कैसे किसी के बारे में भविष्य बता सकते हो। ऐसे कोई हाथ करता है तो हमें समझ आ जाता है व्यक्ति का मेंटल लेवल किस नेचर का है, तुरंत समझ आ जाता है हमें। ये सब सिखाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 10 सब्जेक्ट हैं, उनको मैं जो किताबें मैंने लिखी हैं उनको मैं सिखाता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ। और 80% मेरे यहाँ के जो शिक्षा लेकर के जो छात्र गए हैं वो ज़्यादातर TV पर, ऐप्स पर वो सब प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सर आपने मोर देन 11,000 इंटरव्यूज़ किया है, बहुत सारे डिबेट्स में आप जाते ही रहते हैं और हमने आपको काफ़ी सालों से देखा है, आपके प्रेडिक्शंस को। कुछ अपने बारे में बताइए सर, आपका लाइफ कैसा था, कहाँ से आपने शुरुआत करी थी, और कोई एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड स्टोरी भी बताइएगा सर अपने लाइफ में। बताता हूँ। एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जिस बच्चे पे भविष्य जिधर लिखा होता है
वो उधर ही चला जाता है अपने आप। मेरी लाइफ में बड़े मोड़ आए। मैं 10-11 साल की उम्र तक स्कूल ही नहीं गया था और स्कूल इससे नहीं गया था कि पिटने से डर लगता था, क्योंकि हमारे समय पर बहुत लोग पीटते थे। हर टेबल पर डंडा रखा होता था मास्टर जी की पर, और काम नहीं करते तो बहुत मारते थे ऐसे हाथ करके। और मैं देखता था ओपन में बच्चे पिटते थे, रोते थे। हम कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं पिटूंगा नहीं, मुझे पिटने से बहुत डर लगता था। बाद में मुझे पता चला कि मेरी लगन में गुरु चंद्रमा का गजकेसी राजयोग बना हुआ है, और ये व्यक्ति स्वयं गुरु होते हैं। तो और गुरु कोई पिटे तो वो बड़ा असहनीय होता है, आत्मसम्मान को ठेस लगती है। खैर एक दिन गली में ऐसे ही खेल रहे थे, एक महात्मा जी आते हैं। ये प्योर इंसिडेंट है मेरा, मेरी आंखों के सामने का है। एक महात्मा जी आके बोलते हैं तुम स्कूल नहीं जाते हो? मैं कहा नहीं। अच्छा क्यों नहीं जाते हो? मैं कहा जी महाराज जी पिटने से डर लगता है। अच्छा अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी को बुला के लाया, तो देखो ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये बहुत पढ़ेगा और ये ज़िंदगी भर पढ़ेगा, ये बहुत किताबें लिखेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये राजधानी में रहेगा, और ये हवाई जहाज़ों में घूमेगा, ये बहुत बड़ा चुनाव लड़ेगा, ये बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी होगा, इसका दुनिया भर में इसका नाम होगा। मेरे पिताजी हंस पड़े। वो हंसना तो था ही इसलिए कि असंभव चीज़ नहीं जा रहे जो। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ दक्षिणा लेके आता हूँ, क्या पता आपकी वाणी फैल जाए। उस समय हमारी दादी के पास 5 रुपए थे, और 5 रुपए की उस समय बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। तो 4 रुपए किलो तो घी था, 1 किलो घी प्योर उस टाइम पर, तो 5 रुपए तो बहुत हो जाते थे। और 5 रुपए में तो 1 कुंटल गेहूं आता था उस टाइम। अच्छा। तो दादी बोली दे दो, कोई बात नहीं, दे दो, अच्छा है। और मैं उनको देखता रहा हूं। मेरे पिताजी पैसे लेने के लिए जाते हैं, और थोड़ी दूर पर करीब 50 मीटर दूर एक चौराहा था, वो चौराहे से वो गायब, दिखाई देने बंद हो गए मेरे को। और मेरे पिताजी ने चारों तरफ घूम के देखा, कहीं नहीं मिले, किसी को दिखाई नहीं दिए मेरे अलावा। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं स्कूल गया। 6 महीने में 5वीं क्लास में डायरेक्ट बैठा हूँ। फर्स्ट 5वीं क्लास में पहले बैठाया मुझे उम्र के हिसाब से। 6 महीने में मैंने 5वीं टॉप की, फिर 6ठी टॉप की, 6 महीने में 7वीं टॉप की। 15 साल का मैंने 10वीं में साइंस आर्ट से एग्जाम देकर टॉप किया। और वो दिन और आज का दिन मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हुई अभी तक। अभी तक मैं पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, मेरे बेड पे किताबें होती है सारी, और मैं लिखता ही रहता हूँ। ये ईश्वर के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए मैं ईश्वर को मानता हूँ। तो मैंने फिर ये तय किया कि मैं अब इसी फील्ड में जाऊँगा। और मुझे ये चंद्रमा ग्रह ये बड़े परेशान करते थे। कभी मैं पूछता था ये ग्रह कैसे घूमते हैं, दिन रात क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कोई बताता नहीं था। फिर मैंने साइंस ली थी इसी वजह से। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उनके आशीर्वाद के बिना ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती हैं। और मेरे साथ तो खुद बीता हुआ है, इसलिए सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। आज भी ये स्टोरी मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में सबको पता है कि इनको उस महाराज जी का आशीर्वाद है। अच्छा। और आपने बहुत सारे लोगों के अभी तक चार्ट्स आपने रीड किया है, क्या कोई ऐसा चार्ट है, कोई ऐसा सेलिब्रिटी का या फिर कोई ऐसे इंसान का जिसका चार्ट आपने प्रेडिक्ट करी और उनके साथ बहुत ज़्यादा कुछ खराब हो रहा था और वो चीज़ चेंज हो गया आपके रेमेडी से? ऐसे तो हजारों हैं, हजारों चार्टे हैं कि जो आदमी कुछ भी नहीं थे मिनिस्टर बन गए, केंद्रीय मंत्री बने। ऐसे तो हजारों लोग हैं, अरबपति बने, आते रहते हैं बहुत सारे लोग। अब नाम तो हम डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं। और जब उनको बोला कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हुआ उनके साथ में, और जब हमने बोला बनोगे तो बनोगे। ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसलिए नाम हम इसलिए उचित नहीं समझते कि किसी की पर्सनल लाइफ को, ज्योतिषी का एक सिद्धांत होता है, उसको कभी किसी की पर्सनल लाइफ को किसी को बताना नहीं चाहिए। आते हैं लोग, हम जनरली बस ऐसे बता देते हैं, हाँ भाई ये मंत्री साहब। ऐसे तो अब मैं बोल ही दूँ तो हमारी वित्त मंत्री साहब भी 3 बार हमारे पास आ चुकी थी। अच्छा। तो लेकिन उस समय परेशान थी। तो ऐसे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनके नाम हम नहीं बताते कभी। मैं फाइनली बस ये जानना चाहूँगी कि जो लोग अपना चार्ट्स देखते हैं या जो बच्चा किसी के घर में जन्म होता है, जो पहली बार चार्ट्स बनती है, सर आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या जैसे हम मान लीजिए हेल्थ को लेकर के हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं, हम मतलब वो भी इंडिया में बहुत कम है, लेकिन जो लोग कॉन्शियस है वो हर 3 मंथ्स या हर 4 मंथ्स में लोग अपने हेल्थ चेकअप्स कराते हैं। तो क्या एक एस्ट्रोलॉजी चेकअप भी ज़रूरी है? और ये एक गाइडेंस अगर आप लोगों को देना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ को कैसे गाइडेंस कर सके, किस तरीके से वो, क्या वो रेगुलरली उस चार्ट्स को चेंज हो सकती है या फिर उनकी प्रेडिक्शंस वो स्टार्टिंग में ही कर ले ताकि लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए, कुछ रेमेडीज वो पहले से कर सके? इसमें अमृता जी ऐसा होता है, 2 तरीके होते हैं। इस दुनिया में 99% लोग
इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, और पैसे की तंगी के कारण किसी को ज्योतिष और वास्तु पता नहीं होता। ये तो जो धन दौलत से भरपूर लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। वैसे तो हम बच्चा बेबी प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं कि आप तब कंसीव करना, और जब कंसीव करोगे उस समय पैदा करना, हमारे हिसाब से करना, तो बच्चा बड़ा महान पैदा होगा। और ऐसे राजा महाराजा भी करते थे, ज्योतिषियों से पूछ करके करते थे। अभी तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा सभी मित्रों को, अगर आपका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, सर्जरी से बच्चा होना है, तो आपको ज्योतिषी से कंसल्ट करना चाहिए, और ज्योतिषी भी जो अच्छा हो, जिसको नॉलेज हो इसकी, उनसे कंसल्ट करिए। तो बुरे ग्रहों के प्रभाव को ज्योतिषी इधर उधर करके ठीक कर सकता है और चेंजेज हो सकते हैं। इसलिए ऑपरेशन वाले केसेस में तो नेचुरल में तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है वो होगा। और अगर आप बच्चा प्लान करने वाले हैं तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको डेट निर्धारित करके देंगे, आपको कब कंसीव करना है, कब बच्चे की डिलीवरी होगी और कौन से महीने में डिलीवरी करानी चाहिए। उस महीने में डिलीवरी अगर आप कराओगे तो आपका जो बच्चा वो बड़ा महान बनेगा। आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, बहुत पैसे वाला, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, प्लेयर, या कुछ भी बनाना चाहते हो, या स्टार बनाना चाहते हो, तो वो सब बन सकता है ग्रहों के अनुरूप। आने वाला समय इस प्रकार का आने वाला है, अभी 7-8 महीने बाद वो समय की शुरुआत होगी। दूसरे पॉडकास्ट में कभी हम इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है सर, आज हमने बहुत कुछ जाना एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मुझे लगता है बहुत लोगों को बहुत नॉलेज मिली आपके साथ, मतलब इसके थ्रू लोग भी समझे हैं कि ये इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, और हर एक प्लैनेट्स का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। और मैं चाहूँगी कि लोग आपसे भी जुड़े, और जो आपकी जो ये कहानी सुन रहे हैं उनको भी इस चीज़ का वैल्यू समझ में आए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इसको मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो इसको बिल्कुल नहीं मानते, पर इम्पैक्ट तो सबके लाइफ में ही है। और आज हमने समझा, मुझे लगा कि सारे व्यूअर्स को शायद चीज़ों को समझ में आए। अगली बार जब हम पॉडकास्ट करेंगे तो कुछ और चीज़ों को लेकर कहेंगे। फॉर दैट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ क्रेजी टेल्स अनकट।